जी, तो कोई अगर आपका सवाल हो इसके ऊपर कि परफॉर्मेंस अचीवमेंट जो है से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि व्हाट्स चेंज्ड अभी तक जो है इस सिस्टम के अंदर पुराने सिस्टम से क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको सामने रख के उसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारे पास कि परफॉर्मेंस रिसर्च ऑन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये जो है क्या कहते हैं, एक रिसर्च की गई जिसके बाद परफॉर्मेंस अचीवमेंट सिस्टम को जो है असल में इंक्लूड किया गया इसके अंदर। जो पुराने सिस्टम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की गई कि उनके क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसमें रिसर्च में एक्सटर्नल और इंटरनल रिसर्च की गई, यानी जो है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो, और आउटसाइड यानी दूसरे कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया गया। तो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर ये रिसर्च की गई। और इस रिसर्च के थ्रू तकरीबन कोई 13 क्वेश्चन थे जो लोगों से पूछे गए, और उसके बाद ये नतीजा हुआ, लोगों के रिस्पॉन्स के बाद ये जो है उसका रिजल्ट आया कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसका और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोग ये समझते हैं, जो कंपनी के हेड्स हैं या एम्प्लॉइज हैं वो ये समझते हैं कि जो करंट सिस्टम चल रहे थे वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो ये पहली फाइंडिंग है। दूसरी फाइंडिंग आई, उन्होंने कहा कि एचआर की एक्टिविटी का 75% जो है वो ज़्यादातर जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस के अंदर ही जो है वो लग जाता था। और इसी तरह जो मीटिंग्स है उसके अंदर वो आम तौर पर उन कोई मीटिंग्स के फीडबैक, कोई प्रॉपर फीडबैक नहीं होता है, और उससे जो है जिससे एम्प्लॉइज़ को कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये 3-4 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद फिर नया सिस्टम जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर टाइम भी कम हो, जिसके अंदर मीटिंग जो क्वार्टरली एनुअल होती है उनको भी रिड्यूस किया जा सके और प्रॉपर मीटिंग्स की जाए जिसका फीडबैक प्रॉपर हो और वो चीज़ें डिस्कस हों जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड या अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। तो ये इसकी बेसिस पर ही जो है जो परफॉर्मेंस अचीवमेंट का सिस्टम है वो लॉन्च किया गया। इसके बाद हमारे पास है पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए किया जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है इससे अचीव होते हैं, ये पहला पर्पस है इसका। दूसरा पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में ये काम आता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से मुराद है कि आप फैसला करते हैं रिलेटेड टू द सैलरी, रिलेटेड टू दी प्रमोशंस। तो ये सैलरी और प्रमोशन के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये आपकी हेल्प आउट करता है। एम्प्लॉइज को फीडबैक देने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप डेवलपमेंटल प्लान भी बनाते हैं, यानी उस एम्प्लॉइज जो है उसको डेवलप करने के लिए उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्लान होता है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बेस पर जो कि उसके सुपरवाइजर रिकमेंड करते हैं कि इन इन एरियाज में ये वीक है, तो उसके लिए बाकायदा डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है जिसके अंदर उस कमिंग ईयर में उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्लान को फाइनलाइज करके उसको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। देन वी हैव डॉक्यूमेंटेशन। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर जो है उसमें इवन तो प्राइवेट में भी अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो और कोई चैलेंज कर देता है कि ये प्रमोशन गलत है, अगर आपके पास प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी तो आप उस चैलेंज को फेस कर सकेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगी, खाली ज़बानी करानी आप जो है आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट दे रहे होंगे तो आप को मसला हो सकता है। आप जो है वो अदालत में जाकर आप प्रॉपर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है
वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस, यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेहतर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अदर जो डिसिप्लिन एरियाज हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो ये कुछ पर्पसेस हैं जो कि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू जो है अचीव करते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। दूसरा मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ज़्यादातर रिलेटेड होता है जिसमें पनिशमेंट और जिसमें जो है रिवॉर्ड्स इसके अंदर दिए जाते हैं, जैसा कि आपका इंक्रीमेंट, आपके प्रमोशंस। फीडबैक में ये है कि आप रेगुलर फीडबैक देते हैं उस एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। फीडबैक जो है वो क्रिटिसिज्म होता है आपके ऊपर, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कि आप ये काम अच्छा करते हैं और ये काम में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंटल प्लान है, यानी आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू जो है आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई की जाती है और फिर उसके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस जो है, दीज आर द पर्पसेस ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन पर्पस ऑफ बस ये परफॉर्मेंस कि अभी मैनेजमेंट के ऊपर तो आप सर पूछ लें, क्वेश्चन वरना था हम थोड़ा पिछले next- टॉपिक का सर। आवाज़ आ रही है? जी बोलिए बेटा। सर वो पूछना ये था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च हुई और रिसर्च से ये शो हो रहा है कि एक्चुअली 70 अप टू 75% तो इनका लिंक ही नहीं बनता, तो सर फिर इतने ज़ोरों शोर से ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट क्यों करती हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का आपस में लिंक नहीं बनता, लेकिन इसके ऊपर जो है ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, बजाय इसके कि आप अदर एक्टिविटी पर एचआर की टाइम स्पेंड करें। उसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर हो जाता है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से इस टाइम को कम करने के लिए इसके हम डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उसको दूसरी अदर एक्टिविटी के अंदर भी, क्रिएटिविटी इनोवेशन के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पुराना जो काम कर रहा था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तभी तो ये रिसर्च की गई है और इस रिसर्च के मुताबिक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ओके जो सर। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन पुराने सिस्टम पे कर रही थी डेफिनेटली, लेकिन रिसर्च के बाद ये प्रूव हुआ कि ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। तो बड़ी बड़ी जितने भी फर्म्स हैं अब इस सिस्टम को छोड़ चुकी है और नए सिस्टम की तरफ आ चुकी है। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी, और कोई जी सवाल? जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। असल में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को चेक करने के दो तरीके कार हैं। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को चेक करने के लिए होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स और एक कहलाता है कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स में आमतौर पर जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है ज़्यादातर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड्स होती है और उसी की बेसिस पर आपको चेक किया जाता है। जो आपको काम दिया जाएगा उस काम को आपने प्रॉपर किया, टाइम पर किया या नहीं किया, कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट किया, उसकी बेसिस पर आपको जो है वो चेक किया जाता है। जबकि कंपैरेटिव स्टैंडर्ड में ये होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं दैट स्टैंडर्ड्स रिलेट टू दी अदर कोलीग, यानी जो सिमिलर पोजीशन पर या सिमिलर उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, तो डिपार्टमेंट के अंदर ही आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस के साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो कंपैरिजन बेस्ड होता है। ये कंपैरेटिव का मतलब है आप दूसरे एम्प्लॉइज के साथ आप कंपेयर होंगे। एब्सोल्यूट का मतलब है आपको किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये चेक करेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टैंडर्ड में ये होता है कि सब लोग किसी एक पोजीशन पर या सब बहुत अच्छे नहीं हो सकते और सब बहुत बुरे नहीं हो सकते। ये इसका है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड में इस बात के चांसेस होते हैं कि आपके पास ज़्यादा ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, क्योंकि आप सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को
उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी बेसिस पे चेक कर रहे हैं, आप किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक में आप कंपेयर करते हैं और दूसरे में कंपेयर नहीं करते हैं। जी, कोई सवाल इसके ऊपर हो तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ते हैं और भी हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड में और कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स में अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। इनकी आगे और मजीद टाइप्स हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सर ये कंपैरेटिव स्टैंडर्ड में किस टाइप का हो सकता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के मतलब सेपरेट गोल्स होते हैं, उनकी वर्किंग का क्राइटेरिया भी अलग होता है, तो इसमें कंपैरेटिव में हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं? कंपैरेटिव विद इन द डिपार्टमेंट होगा। आप अपने हर जो सुपरवाइजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए अपने जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इतना बड़ा जो है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर बंदा अपने डिपार्टमेंट के अंदर, आपके 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों की परफॉर्मेंस को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप इसमें ओके ये सर। कर सकते हैं कि जब ये परफॉर्मेंस आपकी वहां जाएगी ऊपर, तो वो लोग फिर सेम पोजीशन के जो लोग होंगे उनको आपस में कंपेयर करेंगे, जो ऊपर जो है पोजीशन पर जा रहे होते हैं। आमतौर पर ये डिपार्टमेंटल कंपैरिजन में ही हो जाता है। और कोई सवाल? जी अनवार, आपका कोई सवाल है? अनवार, आप हैं हमारे साथ? जी जी, नहीं नहीं सर, क्लियर है। कोई सवाल आपका? कोई सवाल नहीं है? आपको समझ आ गया एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव स्टैंडर्ड? यस सर, क्लियर है सर। कंपैरेटिव में होता क्लियर है है? कि हम एम्प्लॉयज में एक दूसरे के एक स्टैंडर्ड सेट करके कर रहे होते हैं कि किसने ज्यादा परफॉर्म किया। एब्सोल्यूट में होता है कि एक ही उसमें कोई स्टैंडर्ड दूसरों के साथ रिलेट करके नहीं सेट किया जाता। ओके, चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ। वो है हमारे पास एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से आपके इवैल्यूएशन के मेथड हैं। तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के 5 मेथड्स हैं उसके। पहला जो है वो है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। आप को जो है मुख्तलिफ उस पर जो है ये स्केल जो है रेटिंग स्केल बना दिया जाता है 1 to 5 के स्केल पर, और उस पर आपको चेक कर सकते हैं आपकी नॉलेज की बेस पर, आपकी स्किल्स की बेस पर, इन चीज़ों की बेस पर आपको चेक करते हैं कि आप कहाँ फॉल करते हैं। ये तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, इसके आगे एग्जांपल भी दूंगा आपको। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसके अंदर आप एमबीए जिसको हम कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक टाइप है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, जिसके अंदर जो कंपनी है वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है और उस ऑब्जेक्टिव के स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद आगे जो है लोगों तक पहुंचा देती है और फिर उसी के मुताबिक उसे चेक करते हैं। इसी तरह 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल है, जिसके अंदर आप जो है वो 4 साइड से आप किसी भी जो एम्प्लॉई होता है उसके बारे में आप फीडबैक लेते हैं, जिसमें आप अपने लाइन मैनेजर से, सुपरवाइजर से लेते हैं, कोलीग से लेते हैं, सबऑर्डिनेट से लेते हैं और कस्टमर से लेते हैं। तो ये इसके थ्रू जो है आप इसको जज करते हैं, जिसको हम 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। एक और इसके अंदर चीज़ आती है, एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट्स में ये होता है कि आप पूरे साल में वो मेन इंसिडेंट नोट करते रहते हैं, अच्छे या बुरे। अपनी आपने एक कॉपी बनाई हुई होती है या आपने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ होता है कहीं पर, उसके अंदर आप नोट करते हैं ये एम्प्लॉई जो है फलां टाइम पर इसने बहुत अच्छा काम किया था और फलां टाइम पर इसने बहुत बुरा काम किया था। तो उनको नोट करने के बाद एंड ऑफ द ईयर जो है आप उसी की बेसिस पर जो है वो आप फैसला करते हैं कि ये अच्छा जो है एम्प्लॉई है या बुरा एम्प्लॉई है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, इसकी परफॉर्मेंस गलत रही। इसी तरह बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल है। इसके अंदर बिहेवियर की बेस पर आप जो है चेक करते हैं, जो लोगों के बिहेवियर्स होते हैं यानी उनकी जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, उनकी बेसिस पर आप जो है उनको रेट कर रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल आगे और मजीद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये है हमारे पास कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स। कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स जो है इसका मतलब है इसके अंदर 3 जो है हमारे पास मेथड है, जिसमें पेयर्ड कंपैरिजन है, जिसके अंदर रैंकिंग मेथड है और जिसके अंदर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब पेयर्ड कंपैरिजन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट एम्प्लॉइज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, यानी एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय को
आप सामने रखते हैं और उनकी जो मेन फीचर्स हैं उसको सामने रखकर आप कंपैरिजन करते हैं कि जो है इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें बेहतर कौन सा है, यही जो 5 है, पांचों को आपस में कंपैरिजन कर लें, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसको अब हम कहते हैं पेयर कंपैरिजन। उसके बाद हमारे पास होता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग का मतलब है आप सारे एम्प्लॉइज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंक करते हैं। फर्स्ट को 10 एम्प्लॉइज हैं तो आपको कहा जाएगा ये 10 एम्प्लॉई, आप बताएंगे जी ये जो नंबर 1 पे कौन सा एम्प्लॉई होगा, नंबर 2 पे कौन सा, नंबर 3 पे कौन। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक रैंक में 2 एम्प्लॉई हो, नंबर 1 पे एक ही हो सकता है और नंबर 2 पे भी एक हो सकता है। ऐसे हर एक एम्प्लॉई अलग अलग नंबर पर होगा। फर्ज करो आपके डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम करते हैं तो आपको 1 to 10 जो है वो रैंकिंग देनी पड़ेगी और 1 to 10 तक आप जो है ये इसको देखेंगे तो हर एम्प्लाई की रैंकिंग जो है वो अलग अलग होगी और उसी की बेस पर उनके इंक्रीमेंट्स और उसी की बेस पर उनके प्रमोशन होंगे। इसी के अंदर एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जो है जो कंपनीज होती हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं कि 10% एम्प्लॉइज जो होंगे वो टॉप कैटेगरी में आएंगे, सबसे अच्छे परफॉर्मर होंगे और 10% एम्प्लॉइज जो है सबसे बुरे परफॉर्मर होंगे और बाकी जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस में फॉल करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है वो बहुत अच्छे हों या सारे के सारे बहुत एम्प्लॉय बहुत बुरे हों। तो सबसे अच्छों की तादाद भी ज़्यादा होगी और सबसे बुरों की तादाद भी ज़्यादा कम होगी, कम होगी और जो दरमियान में होंगे एवरेज वाले वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये कहलाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में अभी पाकिस्तान के अंदर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को ही इस्तेमाल किया जाता है। इनकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये हमारे पास रेटिंग स्केल की एग्जांपल है कि आप आप क्या करते हैं, ये एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, जॉब टाइटल, डेट, डिपार्टमेंट और रिव्यू पीरियड, किस पीरियड के लिए आप उसे रिव्यू करेंगे, यानी किस साल के लिए, मैनेजर्स का नाम क्या है और किस बेस पे रेटिंग होती है। जैसे जॉब नॉलेज है, वर्क क्वालिटी है, अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, कम्युनिकेशन लिसनिंग है, डिपेंडेबिलिटी है। तो अब इनको क्या है, ये वो स्केल्स क्या नाम है, पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पर आप इनको रेट करते हैं। तो आप बताएंगे पुअर है, फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, एक्सीलेंट है, तो आप इसको टेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है रेटिंग स्केल पढ़ा था, ये उसको आप इसके थ्रू, ये एक एग्जांपल है उसकी, आप इस तरह इसको देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको हम बार्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है 1 to 7 के स्केल पर जो है वो आप क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स यहाँ लिखे हुए हैं, उन बिहेवियर्स को जो है आप रेट करते हैं। एक्सट्रीमली गुड, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर और एक्सट्रीमली पुअर। अब इसमें देखें, कैन एक्सपेक्ट ट्रेनी टू मेक वैल्यूएबल सजेशन फॉर इंक्रीज सेल्स टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द कस्टमर ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या जो है जो जो जिसका वो किया जा रहा है, वो कोई ट्रेनी है, तो क्या उसकी वो कोई ऐसी सजेशन देता है जिससे सेल इंक्रीज हो और आपके जो कस्टमर हो उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव डेवलप हो पूरे कंट्री के अंदर। अगर ऐसा है तो उसको आप 7 जो है पॉइंट्स देंगे। सेकंड जो है, कैन एक्सपेक्ट टू इनिशिएट क्रिएटिव आइडियाज फॉर इम्प्रूव सेल, यानी अगर वो उसका आइडियाज जो है उस सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प आउट होता है तो उसको आप गुड देंगे। इसी तरह 5 है, कैन एक्सपेक्ट टू कीप इन टच विद द कस्टमर्स थ्रू आउट ईयर। तो ये पूरे साल में क्या वो कस्टमर से टच रहता है, अगर ऐसा है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कैन मैनेज विद डिफिकल्टी टू डिलीवर द गुड्स इन टाइम। तो विद डिफिकल्ट, वो अपनी बस उसका काम ये है कि अपनी चीज़ों को टाइम पर डिलीवर करता है, तो ऐसे लोगों के लिए एवरेज होगा। कैन एक्सपेक्ट टू अनलोड द ट्रक्स व्हेन आस्क द सुपरवाइजर। जब सुपरवाइजर उसे कहेगा तब जाकर वो चीज़ों को काम करेगा।
पुअर में क्या होता है, कैन एक्सपेक्ट टू इन्फॉर्म ओनली अ पार्ट ऑफ कस्टमर्स, तो आप वो उस कस्टमर का कुछ हिस्सा करता है, कुछ नहीं करता। और पुअर कैन एक्सपेक्ट टू टेक एक्सटेंड कॉफी ब्रेक्स एंड रोम अराउंड पर्पसलेसली, यानी एक बंदा ऐसा है जो कि काम ही नहीं करता और कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कॉफी में कहीं, तो काम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो एक्सट्रीमली पुअर है। तो ये वो रेटिंग स्केल्स हैं जिसकी बेसिस पर आप उस बंदे को रेट करेंगे कि वो कहाँ फॉल करता है, एक्सट्रीमली गुड में फॉल करता है, गुड में फॉल करता है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या है। तो ये आपके पास चंद एग्जांपल है बार्स की, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल्स। देन वी हैव फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह होता है आमतौर पर, ये जी पुअर 10% है, एक्सीलेंट 10% है, गुड 20% है, बिलो एवरेज 20% है, और एवरेज जो है वो 40% है। और इसी तरह जो है वो लोगों का इंक्रीमेंट लगता है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है और ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है। तो ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये वो है, उसी की बेसिस पर जो है आप ये देखते हैं, ये कंपनीज ये देख रही होती हैं कि हमने किस तरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आफ्टर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप बता दें, उसके बाद मुझे दो चीजें आपको बतानी है और फिर हम अटेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन फोर्स आपका है तो आप पूछ लें जी प्लीज। क्या होता है इसमें? कोई सवाल? अपना माइक ऑफ कर सर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो माइक ऑफ कर दें प्लीज। सर जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब क्या होता है? ये तो आपने एक चार्ट दिखाया है पुअर बिलो एवरेज, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जिसके थ्रू उनको जो है वो क्या कहते हैं, कंपेयर किया जाता है या उनको जज किया जाता है? हाँ बिल्कुल, वो तो किसी भी बेसिस पर जो कि हमने पीछे जो है वो हमने देखी है, उस किस चीज़ की बेसिस पर किया जाता है, बेसिस कोई भी हूँ, लेकिन एट द एंड आपने उन एम्प्लॉइज़ को इस ग्राफ के थ्रू जो है मेंटेन करना है। कोई एक्सीलेंट में 10% ज़्यादा लोग नहीं आ सकते और पुअर में भी 10% से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। इसी तरह बिलो एवरेज, गुड में भी 20% होंगे और एवरेज में 40% होंगे। ये तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी भी मेथड के थ्रू थ्रू हो, आपने एट द एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन में उसे डालना है। अब सवाल ये पैदा होता है किस बेसिस पर जो है वो आप लोगों को चेक करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं बिहेवियर बेस्ड अप्रोच और एक को हम कहते हैं रिजल्ट बेस्ड अप्रोच। तो लोग इन दो बेसिस पर जो है वो चेक्ड होते हैं। बिहेवियर बेस्ड अप्रोच से मुराद है कि आप जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनके बिहेवियर की बेस पर चेक करते हैं। बिहेवियर क्या होता है जी? कॉम्पिटेंसी की बेस पे चेक करते हैं। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी होता है ये बहुत अच्छा जो है वो कम्युनिकेटर है, ये बहुत अच्छा निगोशिएटर है, ये कस्टमर को मेंटेन करता है, ये जो है अच्छा इखलाक का मालिक है, इसने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, इसका इल्म बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको हम बिहेवियर मेथड कहते हैं। दूसरा होता है रिजल्ट का मेथड। रिजल्ट का मतलब है आपको एक काम दिया था, क्या आपने वो किया या नहीं किया। पर इसको आपको कहा था 10 बिलियन की सेल की, आपने की या नहीं की, उसकी बेस पे आप चेक करते हैं। अच्छा, दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। जो रिजल्ट बेस्ड वाला है उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह अचीव करेंगे, हो सकता है कस्टमर उससे ना खुश हों, लेकिन आपने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो इसका मतलब है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। बिहेवियर वाले में ये होता है कि कस्टमर्स को पहली जो कॉम्पिटेंसी उसके अंदर है वो है कस्टमर को खुश रखना और उसे अट्रैक्ट करना, बजाय इसके कि आप सेल्स करना। सेल्स भी करें, लेकिन ये है कि पहले जब आप कस्टमर को ट्रेन नहीं करेंगे, उसे आप प्रॉपर निगोशिएटर नहीं होंगे, आप जो है उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोई भी जब मेथड बनता है तो इन दो चीज़ों के पर बनता है। एक रिजल्ट्स की बेस पर बनता है जिसके अंदर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको दी जाती हैं या आपको जो ऑब्जेक्टिव असाइन किए जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है।
फिर ये देखा जाता है कि आपने अपनी जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें क्या डेवलपमेंट की है। तो जो कॉम्पिटेंसी में आप जितना डेवलपमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी, अब आपके लिए एक मैं अभी चलो असाइनमेंट रहने देते हैं क्योंकि कमिंग क्लास में आपका वो है, क्या नाम है, एग्ज़ाम है, इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, असाइनमेंट फिर उसके बाद में दूँगा क्योंकि अभी सर ये एग्ज़ाम। जो आपने लास्ट असाइनमेंट दिया था जनरेशन जी वाला, ये वेडनेसडे तक सबमिट करवाना था ना आपको? जी, वेडनेसडे तक सबमिट कराना था, वेडनेसडे तक इसको और सबमिट ये करा दीजिए। एलएमएस पे अपलोड करना है ना सर? जी, आपने मेरी गूगल क्लासरूम पे भी मैं असाइन वो कर दूँगा, वहाँ पे भी अपलोड करेंगे आप और एलएमएस पे भी अपलोड करेंगे। दोनों सर जगह पे काइंडली अपलोड कर करेंगे। दीजिएगा आज ताकि हम अपलोड जी, मैं कर दें। अभी क्लास के बाद जो है तकरीबन, बल्कि एक इसके बाद मेरी और क्लास है तो मैं 6 बजे के बाद ही कर पाऊँगा ये। सर अगर सिर्फ एलएमएस पे कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें या प्रॉब्लम गूगल है पे कि करना भी एलएमएस पे जरूरी? बाज़ दफ़ा नहीं हो रहा ना, तो मेरे पास दूसरी साइड पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। सर मुझसे ना गूगल पे नहीं हो पाता, तो मैं एलएमएस पे आपने इजीली एलएमएस कर पे कर सकती लिया? अभी हूँ। जो पुराना था वो एलएमएस पे अपलोड हो गया आपसे? यस सर, सेम सर प्रॉब्लम मुझसे भी पुराना सर वाला नहीं अपलोड हुआ, नहीं वो हुआ था। नहीं हुआ, वो गूगल पे हुआ, बड़ी मुश्किलों से हुआ। सर गूगल पे नहीं हो रहा मुझसे भी, क्योंकि और उस पर तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एलएमएस पर। यस सर, गूगल पे नहीं हो रहा था। वो तो सर हमने आपको मेल कर दिया था। नहीं, मेल से मेल काम कर नहीं दिया चलेगा। आपको? देखो मेल से काम नहीं चलेगा, उसमें ये होगा कि वो मेरे पास रिकॉर्ड तो आ गया, आपको एलएमएस पे तो अपलोड करना ही करना है ना, वो तो कंपल्सरी option तो- एलएमएस पे ऑप्शन नहीं खुला था ना उस वक्त तक। सर ऑप्शन ही नहीं था। मैं आज उसको देखूंगा मजीद जो है, अगर खुल गया होगा तो आप उसको आप भी चेक कर लें, अगर खुल गया है तो उसमें अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। सर ये गूगल वाला ऑप्शन आ रखा है, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता। सर गूगल वाला नहीं हो पाता, सर, उसके हम तो अंदर हर काफी assignment डिफिकल्टीज आती हैं। गूगल वाला नहीं सर पाता आप सर। एलएमएस का ऑप्शन खोल दिएगा प्लीज सर, फिर उस पे हो जाएगा, हाँ वो जी, आप रिकॉर्ड भी हो जाएगा LMS सर। पे सर हो हम जाए तो पिछले भी कर देंगे, मुझे सारे कोई कर मसला देंगे। नहीं, एलएमएस पे ही होना चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। जी आप एलएमएस कर दीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था लास्ट टाइम, जो आपने लास्ट डेट रखी थी, तो वो व्हाट्सएप पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, नहीं ऑप्शन ही नहीं ओपन हुआ था। मैं देख लेता हूँ उसको और पूछ भी लूंगा कि क्या होगा। अब अटेंडेंस ले लेते हैं जरा। लास्ट सर वो क्विज का स्लाइड्स बोल भी रहे हैं ना आप अटैच लोग? कर दिएगा सर। सॉरी सर वो जो स्लाइड्स हैं सर